है, लेप्रोसी है और टाइफाइड है। ये जो बीमारियां हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में पढ़ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब यानी कि हिफ्ज़ान सेहत में पढ़ रहे हैं, ये सारी डिजीजेज यानी कि बीमारियां जो हैं, हम मुआलिजात में पढ़ के आए हैं। मुआलिजात में हमने इनको यूनानी के हिसाब से पढ़ा है और यहाँ पे हम इनको मॉडर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ और यहाँ सेम सी हैं, क्योंकि बीमारी एक ही है तो उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अब सबसे पहले टाइफाइड। टाइफाइड जिसको हुम्माए तैफूदिया भी कहते हैं यूनानी में, जो कि मैंने आपको मुआलिजात में बताया है। ठीक है। ये जो टाइफाइड है, इसमें पहला सवाल यहीं से बनता है कि टाइफाइड जो है एक एक्यूट बीमारी है, एक एक्यूट फीवर है। देखने में लगता है कि ये क्रोनिक क्रोनिक डिजीज यानी कि क्रोनिक फीवर होगा। क्रोनिक यानी कि वो बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक किसी इंसान को जो है रहती हैं और थोड़ा थोड़ा करके नुकसान पहुंचाती रहती हैं। ठीक है। और एक्यूट बीमारियां वो होती हैं जो अचानक होती हैं और सब कुछ तहस नहस करके चली जाती हैं। एक्यूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना है, जो कि हमने सन 2020 में देखा है। और क्रोनिक का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो टीबी है, क्योंकि टीबी जो है मरीज को आराम 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 से खराब करती है इंसान के शरीर को। ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए, क्योंकि टाइफाइड का ऐसा मामला है कि टाइफाइड भी एकदम आदमी को जो है मतलब इतनी बड़ी परेशानी पैदा नहीं करता, आमतौर से जो देखने में आता है। तो दिमाग ये कहता है, सोच ये कहती है कि ये क्रोनिक बीमारी होगी, लेकिन नहीं, ये एक एक्यूट डिजीज है, एक्यूट फीवर है। हालांकि इसके अंदर क्रोनिसिटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है। ये एक एक्यूट फीवर है। ये ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है, ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है। ठीक है। यानी कि मुंह वगैरह से, गंदा खाने से, साफ सफाई न रखने से, खाना गंदा हो या जिस बर्तन में खाना रखा गया हो वो गंदा हो, या वो दोनों साफ हो, मान लीजिए हाथ ही नहीं धोए, झाड़ू लगा करके जो है खाना खाने लग गए, तो वो गंदगी जो है वो पेट में गई तो उससे टाइफाइड हो सकता है। ठीक है। ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है, गंदा अनहाइजेनिक खाना खाने से ये होता है। टाइफाइड को आंतों का बुखार भी कहते हैं, एंटेरिक फीवर। एक्चुअली एंटेरिक का मतलब होता है आंतों से संबंधित होता है, एंटेरिक। ये जो टाइफाइड है इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो साल्मोनेला टाइफी है। जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है उसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जब से बैक्टीरिया इंसान के शरीर में गया, एक सही आदमी, तंदुरुस्त आदमी, स्वस्थ आदमी के, और जब वो उसके बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे, यानी कि एक तंदुरुस्त आदमी है, उसने जो है ऐसा खाना खाया जिसमें जो है साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड का बैक्टीरिया था, और उसने खा लिया, और खाने के बाद कुछ दिन तक वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बीमारी की निशानियां यानी कि लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये वो समय जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इंसान के अंदर जाता है, चाहे वो कैसे कैसे भी जाए, और वो बीमारी जब सामने आने लग जाती है, वो जो समय है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन है। और टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन। जितने भी बुखार हैं, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जितने भी बुखार हैं सभी के सभी बुखारों में इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांचों में सीबीसी यानी कि कंबाइंड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स जो है वो कराते ही कराते हैं। जितने भी बुखार हैं सीबीसी सब में कराते हैं। उसके बाद इसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन का चार्ट है उसको बासु के नाम से बनाया गया है। बासु। बासु एक्चुअली किसी का नाम नहीं है। बासु जो है ट्रिक है। ट्रिक को निमोनिक निमोनिक भी बोलते हैं। बासु एक्चुअली एक ट्रिक है, और ये ट्रिक है इसके इन्वेस्टिगेशंस को समझने के लिए, उनको याद करने के लिए। कैसे बासु?
बी से अगर पहले हफ्ते में किसी को बुखार आ रहा है और हमें लग रहा है कि इसको टाइफाइड हो सकता है, तो पहले हफ्ते में जो हम पता करेंगे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से, यानी कि खून की जांच से पता करेंगे। ठीक है। दूसरे हफ्ते में जो हम बी फॉर ब्लड कल्चर, और दूसरे हफ्ते में जो हम पता करेंगे वो एंटीबॉडी टेस्ट से करेंगे। एक एंटीजन कार्ड होता है, एक एंटीबॉडी कार्ड होता है। तो जो एंटीबॉडी इंसान के जिस्म में एंटीजन भी होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं, जो एंटीबॉडी बाद में बन जाते हैं। तो दूसरे हफ्ते में अगर हम ये देखेंगे कि इस मरीज को जिसको बुखार आ रहा है टाइफाइड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। तीसरे हफ्ते में जो बैक्टीरिया है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंसान के पाखाने तक पहुंच जाता है और पाखाने में निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर किसी मरीज को बुखार आते आते 3 हफ्ते हो गए हैं, तो उसका जो है स्टूल यानी कि उसका पाखाने का, टट्टी का टेस्ट कराएंगे, उसमें भी जो है साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव आ जाएगा तीसरे हफ्ते में। और चौथे हफ्ते में जो है अगर यूरिन टेस्ट कराएं तो वो भी पॉजिटिव आ जाता है। अगर किसी को 4 हफ्ते से लगातार बुखार आ रहा है और डॉक्टर को लगता है कि भाई इसको जो बुखार टाइफाइड हो सकता है, तो अगर उसका पेशाब की जांच करा दी जाए चौथे हफ्ते में, तो पेशाब की जांच में भी अगर उसको है तो साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। बुखार की स्टेजेस क्या क्या है? जो पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है और चौथी स्टेज है। जो पहली स्टेज है बुखार की, उसमें पी सूप यानी कि मटर के शोरवे, मटर का जो पानी होता है, ठीक है, ऐसी टट्टी आनी शुरू हो जाती है, पी सूप। दूसरा क्या है, बुखार जो है वो लैडर स्टेप पैटर्न में आता है। लैडर स्टेप पैटर्न उसको बोलते हैं जैसे कि जीना होता है ना, जीना, ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। एक तरीके से लैडर स्टेप पैटर्न जो है आप जीना समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि पहले जो बुखार आएगा ज्यादा आएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इस तरीके से बुखार जो है वो कम की तरफ आना शुरू हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर एक तरीके से जूरी बनी रह जाती है। शुरू में जो बुखार आता है वो बहुत तेज आता है, बाद में बुखार आता तो कम है लेकिन वो हर टाइम समाया रहता है बॉडी के अंदर। मरीज एवरी टाइम अपने आप को बीमार समझने लगता है। ठीक है। तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, लैडर स्टेप पैटर्न होता है, याद रखना है एग्जाम पर्पज से। लैडर स्टेप पैटर्न जो है वो फर्स्ट वीक में होता है। और पी सूप यानी कि मटर के पानी जैसा, जो मटर के जो शोरबा होता है, सब्जी होता है, उसका जो पानी होता है, इस तरह का क्या होता है, टॉयलेट आता है। सेकंड वीक में क्या होता है, रैशेज अपियर होते हो जाते हैं। रैशेज यानी कि जब हम छाती बच्चे की खुलवा के देखते हैं, सीना देखते हैं, तो उस पे जो है चमकदार चमकदार दाने दिखाई देने लगते हैं दूसरे हफ्ते में। आम भाषा में उसको कंठी या कंठमाला बोल देते हैं। कंठी, कंठी का मतलब ये है कि बच्चे की छाती को जब खुलवा के देखते हैं तो चमकदार दाने दिखाई देते हैं, रैशेस दिखाई देते हैं। ठीक है। इसको रेड रोज स्पॉट, और क्या होता है साथ में, एक तो चमकदार दाने दिखाई देते हैं गले पे, यहाँ पे जब जैसे बोलते हैं गर्दन के नीचे, वो ट्रंक पे, ठीक है, तो इस पे दिखाई देते हैं। और क्या होता है, रेड रोज स्पॉट ऑन टंग, जबान के ऊपर लाल लाल धब्बे निशान दिखाई देने लग जाते हैं। रेड रोज स्पॉट ऑन टंग यानी कि लाल लाल धब्बे जो है दूसरी स्टेज में जबान के ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, रोज पीटल ड्यू ड्रॉप इन चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स नाम की बीमारी है, जो कि एक वायरल डिजीज है जिसको हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, वेरिसेला जूस्टर वाली जो बीमारी है, जो एक वायरल बीमारी है, उसमें क्या होता है, उसमें इंसान के शरीर के ऊपर ऐसे दाने निकलते हैं, देखने में ऐसे लगता है जैसे ओस की बूंदे, शबनम की बूंदे गुलाब की पखुड़ियों पर पड़ी हुई हो। उसमें उसमें जो रोज पीटल ड्यू ड्रॉप, उसमें क्या कैसे निकलते हैं, रोज पीटल ड्यू ड्रॉप इन चिकन पॉक्स, याद रखना है। और यहाँ पे कैसे निकलते हैं, रेड रोज स्पॉट ऑन टंग। यहाँ पे जो टाइफाइड है, टाइफाइड में जबान के ऊपर जो है लाल लाल जो है नुक्ते से नजर आएंगे, धब्बे से नजर आएंगे, छोटे छोटे से। और चिकन पॉक्स में क्या होता है, रोज पीटल ड्यू ड्रॉप यानी कि ऐसा जैसे कि शबनम, सुबह को जो पानी, जो रात का जो शबनम यानी कि ओस होती है, उसकी बूंदे गुलाब की पत्तियों पर पड़ी हुई। तो इसको ध्यान रखना है कि चिकन पॉक्स में रोज पीटल ड्यू ड्रॉप होता है, और टाइफाइड में क्या होता है, रेड रोज स्पॉट ऑन टंग होता है। तीसरे हफ्ते में क्या होता है,
तीसरे हफ्ते में परफोरेशन होने के चांस बन जाते हैं। परफोरेशन यानी कि जो छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत का जो तीसरा हिस्सा है जिसे इलियम कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा जो है ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। जो इलियम यानी कि छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसके ब्रस्ट होने के यानी कि फटने के चांस हो जाते हैं तीसरे हफ्ते में, ठीक है। ये तीसरे हफ्ते में, तीसरे यानी कि तीसरे हफ्ते की स्टेज है। इलियम को यूनानी में दिकाक भी कहते हैं, ठीक है। इलियम को यूनानी में दिकाक कहते हैं, ड्यूडिनम को इसना अशरी कहते हैं, और जेजुनम को जो है साइम कहते हैं यूनानी में। ये यूनानी नाम है। इलियम को दिकाक कहेंगे, जेजुनम को साइम कहेंगे, ड्यूडिनम को इसना अशरी कहेंगे जी। चौथे हफ्ते में क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। अगर तीसरे हफ्ते में आंत फटती है तो आंत के फटने से जो परफोरेशन होता है, जो ब्लड इंसान के एब्डोमेन में फटता है, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर आंत फट गई है, नसें भी फट गई हैं। आंत फटेगी तो नसें भी फटेगी, और इन्फेक्शन भी होगा साथ में। तो क्या होगा साथ में, जो इंसान का, जो मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का कम हो जाना, ठीक है। चौथे स्टेज में ये होगा। अब जो टाइफाइड की फीवर की जो शुरुआत, टर्म, जो कई बार ये पूछ लेते हैं कि टाइफाइड बुखार जो होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी जो शुरुआत होती है, जो टर्मिनल इलियम है, यानी कि इलियम का जो आखिरी हिस्सा है, टर्मिनल इलियम है, उसके आखिरी हिस्से में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, और वो जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनसे शुरुआत होती है टाइफाइड की। टर्मिनल इलियम, टर्मिनल बोलते हैं आखिरी हिस्से को। इलियम जो है छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग है, यानी कि इलियम का सबसे छोटी आंत जो इलियम है, ठीक है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। जो इलियम, जो नीचे वाली छोटी आंत यानी कि छोटी आंत का जो तीसरा यानी कि सबसे आखिरी हिस्सा है, उसका भी आखिरी हिस्से में जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वहां से टाइफाइड की शुरुआत होती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट में क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस जो पुराने किताबों में लिखी चली आ रही है वो क्लोरामफेनिकोल है। 12.5 mg पर केजी बॉडी वेट। 6 आवरली देंगे या 8 आवरली देंगे, या तो दिन में 3 बार देंगे या दिन में 4 बार देंगे क्लोरामफेनिकोल 12.5 mg पर केजी बॉडी वेट। लेकिन बच्चों, आपको जो डोज वगैरह का मामला है, डोज जल्दी से बच्चों को मतलब जो है नहीं पूछी जाती, ज्यादातर दवाई यही पूछी जाती है। लेकिन यह है कि आप लोगों ने कहा था सर हमें डोज भी बता दिया करें, तो मैंने लिखी है, आप लोग प्लीज इसे याद कर लें, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस उस दवा को बोलते हैं जो ज्यादातर उस बीमारी को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन भी है। आपने सुना होगा सेफ्ट्राइक्सोन, मोनोसेफ के नाम से आता है, ठीक है, मैक्सोन के नाम से आता है, और कई ब्रांड के नाम से आता है। तो सेफ्ट्राक्सोन भी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन किताबों में जो शुरू से लिखा हुआ आ रहा है वो क्लोरामफेनिकोल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हालांकि अब क्लोरामफेनिकोल को बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फीवर फीवर के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल की डोज कितनी होती है, 15 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, पर केजी बॉडी वेट 3 to 4 times a day। यानी कि पैरासीटामोल जो है वो 15 mg 1 किलो के हिसाब से देंगे। अगर 10 किलो का बच्चा है तो 150 mg देंगे दिन में 4 बार, 150, 150 mg 4 बार या 3 3 बार देंगे, ठीक है, पैरासीटामोल को। और अगर बड़ा आदमी है तो उसको जो है 650 mg देनी है, जो उसकी फुल डोज है 650 mg देनी है। और वो 650 mg जो है वो एसओएस में, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कितनी बार बुखार आ रहा है, 3 से 4 बार दे सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एंटासिड यानी कि जितने भी रेंटिडिन वगैरह, पीपीआई वगैरह है वो भी साथ में चलाते हैं। टाइफाइड की जांच के लिए ज्यादातर जो इस्तेमाल कराते हैं वो खून से सैंपल लेकर विडाल टेस्ट कराया जाता है। इसको आप लोग याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पर्पज से। कई बार पूछ सकते हैं कि विडाल टेस्ट किस बीमारी की किस बीमारी की डायग्नोस करने के लिए, यानी किस बीमारी के इन्वेस्टिगेशन के लिए में कराते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल जो है वो टाइफाइड कराते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसी, लेप्रोसी किसको कहते हैं, देखिए आपने सुना होगा, पहले एक बीमारी चलती थी जिसे कहते थे कोढ़, ठीक है।
कोढ़, और कोढ़ का मामला ऐसा था, भारतवर्ष की आजादी से पहले ये जो बीमारी थी ये बहुत ज्यादा थी। कोढ़ की जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा थी, और कोढ़ के जो मरीज थे उनको सही लोगों में, सही लोगों के साथ यात्रा करने की मनाही थी। मतलब जो पहले जो है बुग्गी तांगा चलता था, घोड़ा बुग्गी चलती थी, ठीक है, तो उस घोड़ा और बुग्गी में बैठने की उनको मनाही होती थी जिसमें सही लोग बैठे होते थे। मतलब तंदुरुस्त, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसको एक बार लग जाती थी उसको पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती थी। कौन सी? लेप्रोसी यानी कि कोढ़। और अंग्रेज सरकार ने यहां तक किया था कि जो कोढ़ के बीमार थे यानी कि लेप्रोसी थे, उनकी बस्तियां अलग बसा दी थी, और उनको बोल देता आपको दवाई यहीं मिलेगी, आपको खाना यहीं मिलेगा, आप यहाँ रहिए अपना ट्रीटमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेप्रोसी थी अगर ये एक बार लग जाती थी तो पूरी जिंदगी के लिए लग जाती थी। कोढ़ कहते थे इसको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सन 2005 आते आते इसका पूरा ट्रीटमेंट मिल गया और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो गई। और इलिमिनेट, इलिमिनेट कहते हैं खत्म हो जाना, और ये सन 2005 में भारतवर्ष से लेप्रोसी खत्म हो गई। ये भी एक सवाल है जो पूछ लिया जाता है कि लेप्रोसी कब इलिमिनेट हुई थी यानी कि खत्म हुई थी, तो सन 2005 में हुई थी। ये जो लेप्रोसी है, जैसे कि मैंने बताया, टाइफाइड एक एक्यूट बीमारी है। एक्यूट बीमारी यानी कि जो थोड़े टाइम के लिए और ज्यादा बिगाड़ करके जाए। और क्रोनिक वो बीमारी जो बड़े टाइम तक रहे मरीज के अंदर और थोड़ा 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 करके इंसान को नुकसान पहुंचाए। तो जो लेप्रोसी है ये एक क्रोनिक बीमारी है, यानी कि आराम आराम से इंसान को जो है, इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है। और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ वायरस से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती है। यानी कि कुछ का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होता है, कुछ का बैक्टीरिया होता है, कुछ का प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट होता है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। टाइफाइड का भी बैक्टीरिया है और लेप्रोसी का भी बैक्टीरिया है। अब इसको नापने के कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं, कुछ नापने के इसके कुछ तरीके हैं, ठीक है। कई बार ये पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते भी हैं, नहीं भी होते, दोनों ही बातें हैं, लेकिन चूंकि सामने आए तो पढ़ लीजिए। इसको नापने के क्या तरीके होते थे? इसका नापने का तरीका था बैक्टीरियल इंडेक्स यूज इन लेप्रोसी, धर्मेंद्र स्केल यूज इन लेप्रोसी, बैक्टीरियल इंडेक्स यूज इन लेप्रोसी, ये तो पहले वाला। राइडली लोगारी थर्मिक स्केल इन लेप्रोसी, मोर्फोलॉजिकल स्कैन यूज इन लेप्रोसी। इनको थोड़ा सा बस ऐसे ही एक बार पढ़ लेना आप, इसको ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। और ये समझ लेना इनको कि ये जो नाप इंडेक्स यानी कि ये पैमाने हैं इस बीमारी को नापने के, चार पांच चार चार पैमाने हैं, ठीक है। एक्चुअली जो पहले लिखा हुआ मैंने तीसरी बार भी लिख दिया, तो एक कम कर लीजिए, पांच है, पांच में से चार रह गए, ठीक है। ये एक तरीके से लेप्रोसी यानी कोढ़ को मापने के, कोढ़ का जो मतलब कितना बीमारी है कैसे है उसको करने के, उसको मेजरमेंट करने के जो है तरीके होते थे। तो इनको एक बार आप पढ़ लेना, अगर एग्जाम में आ गया तो टच कर देना, वैसे जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्यूबरकुलोसिस का जो क्या कहते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है। मिलते जुलते नाम है, माइकोबैक्टीरियम दोनों में है, टीबी वाले में भी है, लेप्रोसी वाले में भी है। और इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई है, और ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है टीबी वाले में। इलाज क्या है? इलाज इसमें पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक चलाते हैं, कुछ स्टेरॉइड चलाते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल भी ना ठीक हो तो फिर वही टीबी वाली दवाइयां चला देते हैं, इसमें आइसोनाइज चला देते हैं, रिफाम्पिसिन चला देते हैं, और फिर उसी से आराम मिलता है जो कि टीबी वाली दवाइयां हैं जी। अब ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये इस तरह का इन्फेक्शन है कि ये हवा में इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कोई टीबी का मरीज बैठा हुआ है, वो खांस भी रहा है या नहीं भी खांस रहा है, मान लीजिए वो नॉर्मल भी सांस ले रहा है, तो उसके सांस में उसके अंदर से जो बैक्टीरिया है वो बाहर जो है एनवायरमेंट में, वातावरण में उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं उसके अंदर से। और अगर वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उनके वो अपने सांस में खींचते रहते हैं। इसीलिए नॉर्मल आदमी के फेफड़ों में भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि घिन करने की जरूरत नहीं है मरीज से। हाँ, अगर मरीज कोई टीबी का आ गया, ठीक है, बैठ गया, आप परेशान मत होइए,
लेकिन हाँ, किसी भी मरीज के पास ज्यादा भी बैठने की जरूरत नहीं है टीबी के। मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई टीबी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, आप कंटिन्यू उसके कमरे में जो है 3 महीने 6 महीने रहने लग जाएं, वो भी सही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आपके अंडर में कोई पेशेंट है, ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है, तो आपको उसे घिन करने की जरूरत नहीं है। अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो ये किस तरह हो जाता है, मान लीजिए कि कोई गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह है, उसको टीबी है। टीबी जो है वो जानवरों को भी होती है, और उसका दूध निकाल करके जो है बगैर उबाले, उसका दूध जो है वो उबाला नहीं है, बगैर उबाले उसका दूध जो है एक तंदुरुस्त आदमी ने पी लिया, तो वो जो जानवर वाली टीबी थी, कच्चा दूध पीने के बाद वो फिर इंसान में आ जाएगी। ठीक है, इंसान को हो जाती, खांसने से छींकने से टीबी का जो, टीबी के जो बैक्टीरिया है वो एनवायरमेंट में आ जाते हैं, और एनवायरमेंट में से जो है जब कोई उनको सांस में खींचता है तो उसके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। टेंशन लेने से, ज्यादा परेशान होने से भी टीबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेंशन लेने से इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, और जैसे ही इम्यूनिटी पावर डाउन होती है ट्यूबरकुलोसिस शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक किसी की इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती है, अगर आदमी टीबी के मरीज के साथ भी रह ले, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो टीबी इंसान को नहीं होती। लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी पावर डाउन हुई, ठीक है, इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रक्षा तंत्र है वो कमजोर हुआ, फौरन जो है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस थोड़े बहुत एक्चुअली सबके फेफड़ों में पड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता थोड़ी चलता है, मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं, किसी थ्री व्हीलर ऑटो में जा रहे हैं, कहीं पे हम सामान खरीद रहे हैं, कहाँ कहाँ बचे। ठीक है, तो हमें क्या कोई बताएगा थोड़ी कि उसको टीबी है। तो उसने सांस लिया, वहीं पे हम भी बैठे हुए थे, हमने भी सांस लिया, तो तकरीबन सबके फेफड़ों में पड़े रहते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तब तक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसके साथ फिर लंबे टाइम तक एक ही कमरे में ना रहा जाए। अच्छा, ये है जी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 हफ्ते से लेकर के 10 हफ्ते, यानी कि 15 दिन से लेकर के 2.5 महीने तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि टीबी का बैक्टीरिया अंदर जाए और वो टीबी पैदा करनी शुरू कर दे, उसके 15 दिन से लेकर के 2.5 महीने तक का टाइम लग जाता है मरीज को पता लगने में, मरीज को लक्षण आने में। ठीक है जी। जी, इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीबीसी यानी कि इसका छाती का एक्सरे करा लेते हैं, ईएसआर करा लेते हैं, इलीजा फॉर ट्यूबरकुलोसिस करा लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन स्ट्रोप्टोमाइसिन, एक इंजेक्शन लगता है, वो 1 ग्राम रोजाना लगता है 3 महीने तक कुल्ले पे, यानी कि इंट्रामस्कुलर स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम डेली लगेगा, पाउडर होता है, घोल करके उसको कुल्ले पे लगाते हैं रोजाना 3 महीने तक, यानी कि 90 दिन तक। आईएनएच चलाते हैं, 300 mg डेली देते हैं। रिफॉर्मपिसिन 450 mg डेली चलाते हैं। इथाम्बुटोल 20 mg पर केजी बॉडी वेट चलाते हैं। और पायरिजनामाइड जो है 40 mg पर केजी बॉडी वेट डेली चलाते हैं। ये था ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस के बाद क्या है? एड्स। एड्स के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स को कहते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें इंसान की जो है इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जब इम्यूनिटी, ये जो बीमारी है ये इंसान की इम्यूनिटी को खा जाता है, और जब इम्यूनिटी खा जाता है फिर इंसान को जो है कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसकी एक एंटीवायरल थेरेपी आती है, वो इसका एक ट्रीटमेंट होता है, जो मरीज को तकरीबन तकरीबन पूरी उम्र खाना पड़ता है। एक क्या होता है, ये जो एड्स का जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं। एक होती है डिजीज यानी कि बीमारी, एक होती है सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं बीमारियों के समूह को। इसमें जो है जब इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है तो फिर बहुत सी इंसान को बीमारियां लग जाती हैं, जो कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जो है एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें ये क्या करता है एक्चुअली, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। एचआईवी वायरस होता है, ठीक, उससे होने वाली बीमारी है। और जो इंसान के अंदर रक्षा तंत्र होता है, रक्षा तंत्र क्या होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या काम है? कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी इंसान के शरीर में बाहर से जाता है उसको मारता है। क्या? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी जो सबसे अच्छा काम करता है वो टी लिम्फोसाइट मारता है। टी लिम्फोसाइट।
लेकिन ये जो HIV है, ये जो एड्स है, ये क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट को मार गिराता है, खत्म कर देता है। जब टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाता है, फिर इंसान का जो है रक्षा तंत्र खत्म हो जाता है, और इंसान जो है, इंसान का जो शरीर है वो किसी भी बीमारी से नहीं लड़ पाता। इसीलिए क्या होता है, टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाते हैं इसमें। तो मेन जो है एक सवाल इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि टी लिम्फोसाइट किस बीमारी में खत्म हो जाते हैं। तो HIV यानी कि एड्स में टी लिम्फोसाइट जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट को कुछ सवाल पूछना हो जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं।